we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जो हमले किए गए, उसके बाद जो हालात आपने देखे और पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा, उससे कहीं ना कहीं आप भी गुजरे हैं। भारत तक भी कहीं ना कहीं वो परेशानी आई। हालांकि सरकार ये कह रही है और सरकार ने कहा भी कि हमारे पास ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसकी वजह से हमारी जनता में पैनिक हो। लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ चल रहा है उसमें यह है कि बातचीत का दौर है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत जो है वो हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कि हम शांति चाहते हैं। हालांकि हास्यास्पद है कि जिस जमीन पर बातचीत हो रही है शांति की, वहां पर शांति कभी आ ही नहीं सकती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे देखते हैं सर ईरान युद्ध, 2 हफ्ते का जो है वो युद्ध विराम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ना खोलना ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना नहीं खोलोगे दोबारा अटैक करेंगे, और शांति बातचीत जो यहां पर हो रही है पाकिस्तान में, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? और इसके बाद ये भी, क्या पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभा रहा है मध्यस्थता में? जी देखिए, मैं शुरू में आपको 30 सेकंड में बताता हूं कि ये पूरा गेम प्लान किया था। जैसे मैंने युद्ध शुरू होने के दूसरे दिन ही बता दिया था, ये पूरा प्लान जो इस ऑपरेशंस का है वो इजराइल द्वारा बनाया गया था। नेतन्याहू और मोसाद का प्लान था, जिसमें ट्रंप को रोप इन किया गया क्योंकि ट्रंप का अमेरिका का सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होना था। अब प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, इसीलिए इजराइल ने इसको लॉयंस रोर का नाम दिया। रोर मतलब सिर्फ गुर्राना, और रिजीम चेंज करके अमेरिका के हित वाली सरकार, अमेरिका के पिट्ठू सरकार वहाँ पे लाना, ये इसका प्राइमरी एम था। किसी भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के प्राइमरी और सेकेंडरी एम्स होते हैं। वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, 3 कैटेगरी में हम एम्स को बांटते हैं। तो वाइटल एम तो रिजीम चेंज था, एसेंशियल और डिज़ायरेबल एम्स भी होते हैं हर ऑपरेशन के। तो एसेंशियल और डिज़ायरेबल यानी कि सेकेंडरी एम्स में था हिजबुल्लाह के नेटवर्क को नष्ट करना, ईरान की मिलिट्री माइट को नष्ट करना, उसकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को नष्ट करना, IRGC को नष्ट करना, टेरर मॉड्यूल्स को नष्ट करना, वहाँ के परमाणु जो इनरिचमेंट सेंटर्स हैं उनको नष्ट करना, और साथ ही साथ एक और सेकेंडरी एम था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे UAE को कब्जा करके, मतलब UAE को दे देना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की जागीर है, ये है कि उसके कब्जे में है, वो चला रहा है, कर रहा है। तो कल को अगर अमेरिका उसको लेकर UAE को भी दे देता है तो कोई उसमें लीगल फाउंडेशन कुछ नहीं है। ट्रंप का स्टेटमेंट ये भी आया कि हम माइंस हटा रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो ईरान ने बिछा दी है। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये तो मैं आपको वॉर के सेकंड डे के मेरे स्टेटमेंट्स और मेरे सोशल मीडिया में जान सकते हैं, ये प्लान था। अब इस प्लान में हुआ क्या कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी खामनेई की, वो भी कठमुल्ला लीडरशिप थी। मिलिट्री अफेयर्स का, जियो पॉलिटिक्स की उनको समझ नहीं थी। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ठीक से पन पाया नहीं। MiG-29 उनके पास सबसे प्रभावी एयरक्राफ्ट थे। रूस उनको 3 साल से कह रहा है S-400 ले लो, अपग्रेड कर लो, एयर डिफेंस का ज़माना है, वो माने नहीं, उनको लड़ाई लड़ना नहीं आता बेसिकली। अब उनकी मेंटेलिटी क्या है कि भाई कि अल्लाह हमारा साथ है और जिब्रील हमारा साथ देगा या खुदा हम मिटा देंगे, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर ऐसे नहीं होती है। तो हुआ ये कि जैसे ही खामनेई मारे गए, 1.5 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिया, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल को सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मौका मिल गया कि अब लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ख़त्म करो। तब से वो उनको ख़त्म कर रहा है। उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती करी कि जो जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस थे उन देशों पे हमला कर दिया। तो उम्मा अगर साथ देती उसको भी इन्होंने नेगेट कर दिया अपनी बेवकूफ़ी में। मैंने तभी कहा था अगर इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो सबसे बड़ी गलती होगी। और वो शायद जिस तरीके से पलटवार किया गया अमेरिकी बेसिस पर, वो शायद एक प्लान भी इसको कह सकते हैं, अगर आप इसको बताएं, कि तमाम मुस्लिम देशों को ईरान के खिलाफ कर देना कि आप अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तो सब एक साथ आ जाएंगे। मैं बिल्कुल आ रहा हूं उसी पे। और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। कोई बुद्धिमान आदमी ये काम नहीं करता जो लीडरशिप में है। अब हुआ क्या कि ईरान की टॉप 50 लीडरशिप को तो 2 दिन के अंदर मार दिया था इन्होंने। अब उनके लास्ट के 70, 80, 90 वाले नंबर वाले लोग डिसीजन ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसमें अमेरिकन और इजरायली प्लांट लोग हैं जो कि ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि इजराइल खुद ब खुद खत्म हो। आप देखिए पूरे विश्व को
पूरे विश्व के मीडिया में छाया रहा कि ईरान जीत रहा है, ईरान जीत रहा है। मैंने तब भी कहा था कि ये अमेरिकन प्रोपोगेंडा, अमेरिका पैसा दे के प्रोपोगेंडा करा रहा है, क्योंकि जिससे कि लोगों को रहे कि हम ईरान जीत रहा है और ईरान की आवाम को रहे हम जीत रहे हैं, तो कोई रेजिस्टेंस ना हो कि युद्ध बंद करो, क्योंकि युद्ध चलते रहने से फायदा अमेरिका इजराइल को है, युद्ध चलते रहने से नुकसान ईरान को है। और धीरे धीरे उन्होंने पूरी एयरफोर्स नष्ट कर दी ईरान की। टैक्टिकल एयर सुप्रीमेसी तो 2 दिन के अंदर उन्होंने पाली थी। और आप ये समझिए कि ईरानी एयरफोर्स आज तक एक शॉट ही नहीं उड़ पाई। उनकी रॉकेट फोर्स को आधा कर दिया, उनके न्यूक्लियर के इंस्टॉलेशंस, हिजबुल्ला का नेटवर्क सब कुछ फोड़ दिया, उनके 70-100 लीडरशिप को तोड़ दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई तो इन्होंने फिर, अब हैं तो वो कठमुल्ले, उनको लड़ना नहीं आता, उन्होंने जजिया लेना शुरू कर दिया, उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, उन्होंने माइंस डाल दी वहां पर। अब इस सब से क्या है कि देखिए, एक प्लॉजिबल एक्सक्यूज का एक स्ट्रेटजी होती है कि अमेरिका ने प्लॉजिबल एक्सक्यूज बना दिए। जैसे आपने बताया कि उन 8-9 देशों पे हमला करवा दिया। अब यूएई जैसे देश जो कि इतने सुविधा भोगी हैं कि पैर में कांटा भी नहीं चुभने देना जा सकते, अब 8-10 देशों में जब हमला किया ईरान ने, अब जनता इसको सोचे, वो 8-10 देश सारे ऐसे हैं जिनका डिफेंस बजट भारत से ज़्यादा है। भारत का 2.5% है, वहाँ 4% से शुरू होकर 9% है, और उनका 100% डिफेंस बजट अमेरिका से खरीदा जाता है। 2 मिसाइलें अगर यूएई पे गिरेंगी तो उसका डिफेंस बजट 8% से बढ़ के अब 13% हो जाएगा, और खरीदेगा किससे? अमेरिका से। फायदा किसको है? अमेरिका को। ठीक है। प्लस ये सारे वॉर गेमिंग्स हैं। अब वॉर गेमिंग में प्लॉसिबल एक्सक्यूज आ गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया। आपको याद होगा अमेरिका ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा क्या कहते हैं, जापान हमारी मदद करे आकर के। क्यों उसने 2 देशों का नाम लिया है? चाइना तो खैर आएगा ही नहीं। और जापान का नाम क्यों लिया? क्योंकि जापान का संविधान हैरी ट्रूमैन अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं बनवाया था। उस संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपनी लैंड से दूर जाके कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो कैसे आएगा? नहीं आ सकता। ऑस्ट्रेलिया की अंजूज की संधि हो रखी यूएस के साथ, उसमें लिखा है नहीं आओगे तुम बाहर। तो उसे पता था, अगर उसे चाहिए होता वाकई में वो हार रहा होता तो वो टर्की से कहता कि तुम्हारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगा है, तुम ईस्ट से मारो इनको, हम वेस्ट से तो चली रही है लड़ाई। तब वो ईरान, लेकिन उसको नहीं, उसको प्लॉसिबल एक्सक्यूजेस बनाने थे। अब एनफ एक्सक्यूजेस बन गए। भारत समेत सारे विश्व ने ऊर्जा का संकट महसूस कर लिया, उसका कंपन हमारे बाजारों ने महसूस कर लिया है। अब वो माइंस हटा करके अगर कब्जा कर लेता है ईरान को मार करके, तो कोई उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया कि तुम उपनिवेशी ताकत हो। वो बोलेगा मैं तो पूरी दुनिया से, यही ट्रंप कह रहा है कि मैं तो पूरी दुनिया से कह रहा हूँ बचाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अमेरिका दूर हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। और नोबल पाने की जो उसकी चाह है, अमेरिका को वर्ल्ड लीडर की तरह पेश करना, ये सारे में सक्सेसफुल हो रहा है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, युद्ध विराम शुरू होने से पहले ये बात एकदम फैक्ट है कि रशियन इंटेलिजेंस ने और पुतिन ने अब काफ़ी कुछ जो है संभाल लिया है, दारोमदार इनकी ईरान की स्ट्रेटजी में हेल्प करने का। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ईरान की स्ट्रेटजी में काफ़ी अंतर आया था। वो इसलिए था कि अब समझदार लोग रशिया के उनको मदद कर रहे हैं कि भाई तुम ये करो और ये करो। दूसरी बात, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनको पाकिस्तान, चाइना और रशिया तीनों से मिल रही है। तो युद्ध विराम होने से पहले, जब 48 घंटे का समय खत्म हो रहा था ट्रंप का, उससे पहले सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान को बता दिया कि भाई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हो चुके हैं तुम्हारे अगेंस्ट। एयरफोर्स जिस तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाती है, वो सब प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं, वो पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और ट्रंप जो कह रहा है वो कर सकता है। और इसलिए ईरान इसलिए आया इस पे कि नहीं, अब हम संधि करने को तैयार हैं। अब इसमें पाकिस्तान के फैक्टर की बात करें, देखिए हमारे लिए, भारत के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वाला यही फैक्टर है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जब अमेरिका को बूट्स ऑन लैंड डालने थे, यानी अपनी फौज उतारनी थी, तो टर्की ने तो मना कर दिया। टर्की डायरेक्ट इंटरवेंशन कोई करेगा नहीं जब तक कि डायरेक्टली उस पर अटैक ना हो, और टर्की को इंसिस्ट भी नहीं किया अमेरिका ने, क्योंकि टर्की को दबाना उतना आसान नहीं है। पाकिस्तान तो पट्टे बांधे हुए एक कुत्ता है इसका, पाकिस्तान का, अमेरिका का, तो अमेरिका का पट्टा अपने गले में डाले। उसने पाकिस्तानी लीडरशिप पे अमेरिका ने 1 हफ्ते पहले ये प्रेशर डाला, प्रेशर इंडिया पे भी डाला था, लेकिन हमारे मिलिट्री लीडर्स और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने झुके नहीं उस पर। और हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि जो पाकिस्तान दलाली करता है वो हम नहीं करते। हाँ, वो इससे ज़्यादा कह नहीं सकते ना, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। अमेरिका ने प्रेशर डाला हम पे इन्वॉल्व होने के लिए 1 हफ्ते पहले, लेकिन हम नहीं झुके। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ने कहा कि भाई हम इनके उसमें नहीं आएंगे, हम अपना स्टैंड बरकरार रखेंगे।
तो जब पाकिस्तान से बोला कि बूट्स ऑन लैंड हम तुम्हारी सीमा से डालेंगे ईरान पे, तो पाकिस्तान की झुरझुरी आ गई कि अगर ये अमेरिका करना चाहे कर देगा, पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, और अगर ये कर दिया तो उम्मा से वो बाहर हो जाएगा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम कहीं बात करते हैं, बीच का कुछ निकालते हैं, और तब उन्होंने जाकर के असीम मुनीर, शहबाज शरीफ ने ईरान के लोगों को समझाया। तब रूस ने भी बोला कि भाई कर लो, तुम नष्ट हो जाओगे, जो तुम जिस तरह की जिहाद की भावना लेके चल रहे हो तुम ही मर रहे हो। और कोई भी सामरिक रणनीति जो जानता है वो हमने देखा कि 8 देशों में जिन्होंने अटैक किए, सड़कों पे और इमारतों पे गिर रहे हैं इनके मिसाइल्स, रॉकेट्स। वाइटल तो कुछ पॉइंट्स ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए टारगेट्स। उधर एक एक करके आप IRGC का इंटेलिजेंस चीफ बनाते हो, 2 घंटे के अंदर मार देता है इसराइल, उसके पास इंटेल है पूरी। अब ये सारा प्लान मैंने जैसे शुरू में बताया इसराइल का बनाया हुआ था, लेकिन इसराइल चाहता नहीं था कि सीज फायर हो, वो इस बार कल्मिनेशन चाहता है, ईरान को टोटली ध्वस्त करना चाहता था। यहाँ पे ट्रंप के अपने फंडे आ गए, बिकॉज ट्रंप एक पागल व्यक्ति है। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि हमने जो मिशन, जिन एम्स, जिन ऑब्जेक्टिव से और जिस तरीके से बनाया है उसमें हम थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, लेकिन ऑपरेशनल इंटीग्रिटी के कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम नहीं वायलेट करेंगे। ट्रंप ने उनको वायलेट करके सीज फायर करने का इच्छुक। पाकिस्तान का इस गेम प्लान में आना क्या ट्रंप के पर्सनल हित भी हो सकते हैं? जिस तरीके से आसिम मुनीर हैं या फिर शहबाज शरीफ हैं, बड़ी बड़ी टाई लगाकर ट्रंप के दरबार में जो सेल्समैन की तरह खड़े हो जाते हैं, और कहा यह जाता है, जो बातें चल रही हैं कि क्रिप्टो और तमाम जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ट्रंप ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी किया हुआ है, उनका परिवार चल रहा है, तो क्या पर्सनल हित भी हो सकते हैं? देखिए, पर्सनल हित तो ट्रंप के पास बहुत पैसा है, मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ पर्सनल हित है और ट्रंप पैसे के लिए कुछ कर रहा है, उसके पास बहुत पैसा है। इस तरह के लोग पैसा नहीं चाहते, वो एक हिस्ट्री में ऐसा माइलस्टोन बन के जाना चाहते हैं कि दुनिया में देखा जाए वर्ल्ड बिफोर ट्रंप एंड वर्ल्ड आफ्टर ट्रंप। तो ये वैसी वाली उसकी मानसिकता है। पाकिस्तान का जहाँ तक लीडरशिप की बात है, ये लड़की और डॉलर में बिकने वाली लीडरशिप है, और CIA का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, और हमेशा उसमें वो सफल होता है, सदियों से रहा है कि वो हनी ट्रैप करता है, हनी ट्रैप करके वीडियो टेप्स और इस तरह की चीज़ें बनाता है, एनफ एविडेंस बनाता है कि उनको एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दे। जैसे कि असीम मुनीर को बुलाया गया, असीम मुनीर अमेरिका गया, अब अमेरिका में उसकी खातिरदारी के लिए लड़कियां आई, लड़कियों को असीम मुनीर के हाथ से ड्रग्स पिलाया गया, और वो पूरे वीडियोस बने, लड़कियों के बयान लिखे गए, और अब उसको नारकोटिक्स में और इसमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ही बना के अमेरिका असैसिनेट भी कर सकता है कभी भी। तो वो यही काम करता है, और इस तरीके से उसकी मॉडस ऑपरेंडाई है, उसने खरीदा हुआ है इनको। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर हित है, देखिए, हमें अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर मध्य एशिया में उसको बेस मिले, उसको ऑपरेटिंग के लिए उसको जगह मिलेगी, कैसे कहाँ से वो ऑपरेट करेगा। तो पाकिस्तान ने ही उसको पहले भी दिए हैं बेसिस, और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सिंध में जो मिनरल्स हैं और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो पाए गए हैं, वो उस पर भी उसकी आंख है, इतनी बड़ी आवाम है उनकी, उस पर भी उसकी आंख है। तो वो अपना उपनिवेश एक तरीके से पाकिस्तान को बना चुका है। और हमें सबसे बड़ा डर, मुझे लगता है सबसे बड़ा डर और डिस्कशन इस बात का होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों बिक गया है, जो कि एक फैक्ट है, तो अगर ट्रंप ने कहीं एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी कर ली, जैसे कि टर्की के साथ है, जैसे नेटो कंट्रीज के साथ है, ऐसी एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी कर दी कि पाकिस्तान पे हुआ कोई भी हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों सोवरेन देश हैं, वो दोनों इस ट्रीटी को लीगली कर सकते हैं। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर ऐसी कोई ट्रीटी अमेरिका ने कर ली कि पाकिस्तान पे हुआ कोई भी हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा और अमेरिका रिटेलिएट करेगा, तो आप समझिए भारत के अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लीगल पॉसिबल है। अगर वो नहीं कर रहे वो गधे। अगर ट्रंप और मुनीर की जगह मैं होता तो मैं सबसे पहले ये काम करता। लेकिन ये पाकिस्तान ने सऊदी के साथ भी तो किया। देखिए, तो मदद दिखी नहीं कहीं। नहीं, सऊदी मदद, देखिए, ट्रीटी होने से मदद नहीं हो जाती। मदद करने वाले व्यक्ति से ट्रीटी हो तब तो मदद होगी ना। लेकिन सऊदी ने तो कहा कि आपको वो चीज़ याद करनी होगी जो डिफेंस पैक्ट हमने लास्ट ईयर किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो आर्टिकल 5 की तरह ही है नाटो के, कि आपको आना होगा अगर हम पर हमला हुआ, और हम भी आएंगे अगर आप पर हमला हुआ। वो मुझे लगता है UAE ने या नाटो कंट्रीज़ ने सिर्फ नाटक किया है। मैं आपको बता दूं, चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं।
हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है जो रिटर्न है। आर्टिकल 4 और 5 जो नेटो का है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको ये चाहिए कि कोई इंटरवीन करे देश आपके युद्ध में, तो एक उसमें प्रोफार्मा है, एक शेड्यूल है, वो रेज करना पड़ता है। हेल्प के लिए वो रिटर्न कार्रवाई करनी पड़ती है। एक एम्बेसडर लेके वो जाता है यूएन काउंसिल में, यूएन काउंसिल में वो रखता है कि साहब हमारे ऊपर अटैक हुआ है, ये हमारा प्रपोजल है, ये देश हमारी इस तरह सहायता करें। यूएन काउंसिल उस पर मीटिंग करके डिस्कस करती है और तब आती है। अमेरिका ने फॉर्मली अभी तक ये रेज ही नहीं किया है, उसको नहीं चाहिए मदद। यूएई ने क्या रेज किया है? यूएई ने क्या कोई ऐसा रिटर्न में डेलीगेशन या रिटर्न में ऐसा कुछ किया? सऊदी ने सॉरी कभी किया नहीं किया। वो बयानबाजी है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। आप समझिए, अगर आपके चैनल में आपको कहीं शूटिंग करने जाना हो और एक प्रोसीजर बनाओ कि भाई एक रिक्विजिशन आपको लिख के देनी पड़ती है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कैमरामैन चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतना बजट चाहिए, जब वो रिक्विजिशन आपका बॉस पास करेगा तभी आपको मिलेगा। तो आप मुंह से कितना भी बोलते रहें कि मुझे जाना है, जब तक आप वो कार्रवाई नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा साधन। तो वैसी ही बात है, ये दिखावे की कार्रवाई थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल खुद ही समर्थ हैं ईरान को निपटाने में। ईरान की आर्मी मजबूत है, रॉकेट फोर्स अच्छी है, लेकिन वो मॉडर्न नहीं है। अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे इजराइल के आयरन बीम पे, जो लेज़र वेपन है, जो कि उनके टैक्टिकल ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट कर रहा है लेज़र से। अभी यूज़ ही नहीं हुआ। अभी अमेरिकन एयरफोर्स यूज़ नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो वो डाले ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, लेकिन ट्रंप ये तो कह रहे हैं कि जहाज डुबोने में मज़ा बहुत आता है। नहीं, जहाज़ तो बहुत डुबोए हैं। देखिए, ये अमेरिका ने जहाज़ बहुत डुबोए हैं और हमारी नेवी की जो माइट है वो यहाँ पर भी हमने सिद्ध की है। वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन भारतीय नौसेना का जो टेरर है, महासागरों में, वो यहाँ पे भी दिखा है कि हमारी नेवी ने जिस शिप को प्रोटेक्ट करने की बात कर दी, किसी में हिम्मत नहीं कि उसको मार दे। ये दिखा है यहाँ। एक मेरा आखिरी सवाल बस यही कि आखिर अब क्या इसका अंत हो जाएगा? शांति वार्ता जो चल रही है, जो कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, क्या अंत हो जाएगा, या फिर जो आप बता रहे हैं कि इजराइल इस बार अंत ही चाहता है, साफ ही कर देना चाहता है, वो होगा? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ इसको समझने में कैसे मदद मिलेगी। इसका उत्तर ये है कि देखिए, इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ वो अटैक करता रहेगा, और वो कर भी रहा है। ठीक है, वो मार रहा है। इजराइल को अगर कोई रोक सकता है तो अमेरिका रोक सकता है। आज के डेट में अमेरिका का मतलब ट्रंप, ठीक है, तो ट्रंप रोक सकता है। अदरवाइज ईरान का जो एटीट्यूड है, जो 10 पॉइंट दिए गए जिस पे वार्ता हो रही है, इन 10 पॉइंट में सारे पॉइंट वही हैं जो अमेरिका चाहता था। ईरान के चाहने वाला कोई नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ईरान हार चुका है। लेकिन ईरान का एक एटीट्यूड जो उसमें है कि लेबनान पे कोई हमला नहीं होगा, उसका आप कारण समझिए। हिजबुल्लाह के माध्यम से ही उसके सारे गलत धंधे चलते हैं। पूरे वैश्विक आतंकवाद का 80% जो ईरान फैलाता है वो हिजबुल्लाह के माध्यम से फैलाता है, चाहे वो ड्रग्स का नेटवर्क। हमास को तो काफी हद तक खत्म कर ही चुका है इजराइल। हमास तो काफी कुछ, हमास उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, उसकी रीढ़ की हड्डी दूसरी तरीके की थी, लेकिन ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है हिजबुल्लाह, क्योंकि इसमें बहुत मायने में, जैसे चाइनीज आर्मी है, चाइनीज फोर्सेस लेबनान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल भी है। हाँ, चाइनीज फोर्सेस इकोनॉमी में भी लगी हुई है। वैसे ही हिजबुल्लाह इकोनॉमी में भी लगा हुआ है। तो हिजबुल्लाह अगर खत्म हो जाता है तो समझिए ईरान का पूरी होप खत्म हो जाएगी, और पूरे विश्व के आतंकवाद। पाकिस्तान इसलिए भी सीज फायर कराना चाहता है कि हिजबुल्लाह खत्म हुआ तो उसको भी तो ड्रग्स की सप्लाई मिलना, वेपन्स की सप्लाई मिलना, डॉलर्स की सप्लाई मिलना। अभी आप देखिएगा, मैं आप दर्शकों से कहता हूँ, आप सर्च कीजिए बगदाद डॉलर ऑक्शन क्या है। बगदाद में जो डॉलर ऑक्शन होता है, पूरा ईरान डॉलर खरीद करके उससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह का नेटवर्क काम आता है। ईरान के कोई कठमुल्ले नहीं जाते, वो हिजबुल्लाह ने बनाया हुआ पूरा नेटवर्क है इराक के अंदर और भी कंट्रीज के अंदर। तो वो ये नहीं चाहता। अगर इस शर्त पे अड़ा रहेगा वो कि लेबनान को ऊपर अटैक नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा खींचेगा। यानी कि 10-15 दिन हो सकता है, 8 दिन हो सकता है, 7 दिन और वार्ताएं चलती रहें और ईरान पे हमले ना हो। लेकिन उस दौरान इजराइल लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को पूरा खत्म कर देगा। वो सिर्फ टाइम बाई कर रहा है इजराइल कि तुम बात कर रहे हो, बात करो, मैं मारता रहूंगा। जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मैंने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को अब बढ़िया 30 साल पीछे, 20 साल पीछे पहुंचा दिया है, तब तुम बोलोगे तो मैं सीज फायर कर लूंगा। ये मिली जुली साध चल रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से निकालने के लिए क्या हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, अमेरिका कितनी बार ये प्रयास कर चुका है। हम लोग तो डार्क वेब में भी रिसर्च करते रहते हैं
ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका अपने कब्जे में डायरेक्टली नहीं लेगा, क्योंकि उससे विश्व में उसको उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाएगी। मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो यूएई को दे देगा ऑपरेशंस के लिए, और यूएई इसीलिए इतना मदद कर रहा है, यूएई को सिर्फ पैसा दिखता है। सिर्फ यूएई को या फिर सऊदी को भी ऑप्शन हो सकता अब मुझे जहां तक मेरा आकलन है कि दे सकता है, सऊदी को भी दे सकता है, पार्ट में भी, क्योंकि सऊदी की फौज बहुत मजबूत है। तो यूएई को देने से अगर सऊदी इनकार करता है, अगर सऊदी उस पर ऑब्जेक्शन करता है, तो हो सकता है सऊदी को इंक्लूड करे। लेकिन जहां तक अमेरिका का प्लान यूएई के लिए, क्योंकि यूएई पूरी तरह से एक बिजनेस कंट्री है, वो एक कांटा भी चुभने पे अमेरिका के पास भागता है, पूरी डिपेंडेंसी। हाँ, सऊदी अगर अपना स्टैंड दिखाए तो उसको भी दे सकता है, क्योंकि वो एक मजबूत कंट्री है, मजबूत मतलब सैन्य दृष्टि से। तो उनको दे करके वहाँ के ऑपरेशंस पे पूरा अपना कंट्रोल रखेगा अमेरिका, यही उसका मेजर गेम प्लान है। और इस सबको करने के बाद चीन बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, और इसीलिए चीन, ये ट्रम्प को रोकने का एक ही तरीका है कि अमेरिका के अंदर से विद्रोह हो। चीन अपनी पूरी एनर्जी अमेरिका के अंदर से ट्रम्प के विरुद्ध विद्रोह कराने में लगा रहा है, जिसमें वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो तो आपके सामने है। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें, कुछ तो सुबुगाहट तो ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि बस सवाल यही है कि ये जो युद्ध चल रहा है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? शांति वार्ता की कोशिशें खूब हो रही हैं, लेकिन क्या ये वही समय है कि शांति वार्ता हो पाएगी, शांति आ पाएगी? लग तो नहीं रहा। अगर होगी तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ठीक हो सकती हैं। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए। अपनी राय ज़रूर रखिए और देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।